नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। और जैसा कि 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर में स्टार्टिंग हुई थी, तो सबसे पहले जो एनिमल जो है हमारा डोमेस्टिकेशन यानी कि पालन किया गया था वो था डॉग। देन हम पहुँचे थे आगे बढ़ते हुए 7500 BC में। तो 7500 BC में वीट एंड बार्ले का स्टार्ट हुआ था कल्टीवेशन करना। और देन फिर हम आगे और बढ़े, देन अब क्रॉप पर पहुँचे, फिर हमने क्रॉप कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया। कल्टीवेशन ऑफ मेज हमने जो स्टार्ट किया है वो 4400 BC में करना स्टार्ट किया था। और इसके बाद कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, तो पोटैटो का कल्टीवेशन हमने 3500 BC में करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद हमने कल्टीवेशन ऑफ चिकपी स्टार्ट किया जो 2300 BC में स्टार्ट किया गया था कल्टीवेशन करना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हमने कल्टीवेशन ऑफ पियर जो 2300 BC में स्टार्ट किया था। एंड देन हम आगे और बढ़े, तो जैसे जैसे हम आगे ईयर में बढ़ते गए और हमने नेक्स्ट नई नई क्रॉपें उगाना शुरू किया। और ऐसे ही शेरसन 2300 BC में स्टार्ट किया, कॉटन है 2300 BC में स्टार्ट किया था। कल्टीवेशन ऑफ राइस जो हमने 2200 BC में करना स्टार्ट किया था। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हमने कल्टीवेशन ऑफ शोरगम जो हमारा 7525 BC में स्टार्ट किया था। एंड देन शुगर कैन हमने 1500 BC में करना स्टार्ट किया था। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए स्वीट ऑरेंज 15वीं सेंचुरी में हमने करना स्टार्ट किया था। तो इसी प्रकार आगे बढ़ती हुई 16वीं सेंचुरी में 16वीं सेंचुरी में जब हम आए तो हमने कुछ क्रॉप्स अपनी इंट्रोड्यूस की थी जो बाहर से लाई गई थी, हमारे पुर्तगाल से लाई गई थी, जिसमें हमारा पोटैटो था, पोटैटो एंड देन स्वीट पोटैटो एंड देन एरो रूट। और फिर हमने टोमेटो को इसी 16वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था, पुर्तगाली लाए थे यहाँ पर टोमेटो। और कई क्रॉप थी, चिली एंड पम्पकिंस। और इसी में कुछ फल वाली क्रॉपें थीं जैसे पपाया है, पाइनएप्पल है, गुआवा है, कस्टर्ड एप्पल है, ग्राउंडनट है, केसू नट है एंड टोबैको है। तो मैं लिखे देता हूँ, पपाया फ्रूट क्रॉप में पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, पाइनएप्पल है, गुआवा है, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट एंड केसू नट। और कुछ फाइबर क्रॉप, अमेरिकन कॉटन, ये सब हमने इंट्रोड्यूस किया। एंड देन हमने फिर अभी आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। सबसे पहले एग्रीकल्चर समझेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर है क्या? एग्रीकल्चर मीन्स
क्रॉप को उगाना, केवल क्रॉप को उगाना ही नहीं है। एग्रीकल्चर एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस है जिसमें कई सारी एंटरप्रेन्योरशिप को इन्वॉल्व करके हम करते हैं, डेवलपमेंट क्रॉप उगाते हैं, और डेयरी का फार्मिंग एंड पिगरीज, पोल्ट्री फार्मिंग एंड बहुत सारे एंटरप्राइजेज हैं जो हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं। केवल एक ही क्षेत्र नहीं है जिसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर एक ब्रांच है जिसमें सभी चीज़ों को लेके हम क्रॉप को उगाते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस। एग्रीकल्चर एक आर्ट और साइंस है जिसमें हम फूड, फीड एंड फाइबर और ह्यूमन नीड्स की जो भी वस्तुएं हैं उनको हम सॉइल से या किसी भी प्रकार से उगाते हैं या डेवलप करते हैं, जिससे जो है ह्यूमन की नीड्स को पूरी हो सकें। एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एग्री प्लस कल्चर, कल्टीवेशन। एग्री मीन्स होता है फील्ड और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। एग्री मीन्स फील्ड या लैंड, एक ही बात। तो जो भूमि से रिलेटेड, भूमि पर जो भी क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम, उनका कल्टीवेशन किया जाता है, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसा कि बताया था, एग्रीकल्चर एक आर्ट और साइंस दोनों ही है। आर्ट भी है और एक ये साइंस भी है। आर्ट ये कला है जिसमें हम कई क्रियाओं को करना सीखते हैं, करते हैं, और साइंस है क्योंकि हम यहाँ टेक्नोलॉजीज़ का भी प्रयोग करते हैं। केवल आर्ट ही नहीं करते या साइंस ही नहीं, दोनों का एक सम्मिश्रण है जिसमें हम कल्टीवेशन भी सारी एग्रीकल्चर आर्ट भी ले करते हैं और साइंस भी यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजीज भी यूज़ करते हैं और आर्ट भी करते हैं। यानी कि एक प्रोसेस भी है जिसमें एक तरीके से चलते हैं, एक सिस्टम से चलते हैं। और इसमें हम इसके एक बताएंगे, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट जिसमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं, सोइंग डेवलपमेंट क्या है। अभी मैंने बनाया है एक फ्लो चार्ट ऑफ सोइंग डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस फ्लो चार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। तो सबसे पहले कलेक्टिंग एंड गैदरिंग, सबसे पहले जो ह्यूमन था उसने क्या करना शुरू किया था कि चीज़ों को जो जैसे फ्रूट वगैरह या फल हैं जो भी हैं, उसने मांस वगैरह उसको सिर्फ कलेक्ट किया और उसको गैदर करके उसको खाना शुरू किया पहले। फिर उसके बाद जब 7500 BC में हम पहुँचे, 7500 BC, तो 7500 BC में पहुँचने के बाद हमने जो है एग्रीकल्चर का स्टार्टअप लिया। वहाँ से हमने क्रॉप को उगाना शुरू किया। सबसे पहले हमने उगाए थे व्हीट एंड बार्ले, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो सोइंग ऑफ क्रॉप स्टार्ट हुआ था 7500 BC से व्हीट एंड बार्ले के साथ में। हमने फिर सोइंग करना स्टार्ट किया। सोइंग करने के बाद हमने फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। हमें लगा कि प्लांट्स जो हैं, अदर प्लांट्स जो हमारे लिए अनवांटेड हैं, जो उनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है क्रॉप में, वो भी उग रहे हैं, वो उनको जो है उससे हमारी क्रॉप को जो है नुकसान हो रहा है।
जब हम ऐसे ऐसे बढ़ते गए, हमने देखा ऐसा नुकसान हो रहा है, तो हमने रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट, जो प्लांट अनवांटेड थे, जिनका कोई ज़रूरत नहीं थी हमारी क्रॉप में, उनको हमने रिमूव करना शुरू कर दिया, उनको हमने हटाना शुरू कर दिया वहाँ से, और उन्हें हटाते गए। उससे हमारा क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ फिर हमने जो है आगे बढ़े, अपने आगे आए, समय के साथ साथ हम बढ़े, और समय के साथ साथ बढ़ते बढ़ते हमने वेदरिंग यानी कि वेदर एनवायरनमेंट पर भी ध्यान दिया, क्योंकि एनवायरनमेंट का क्रॉप प्रोडक्शन पर, क्रॉप ग्रोथ पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, एक बहुत अलग इफेक्ट होता है, क्योंकि वेदर का समथिंग 60 to 70% इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट का क्रॉप पर। तो वेदर को ध्यान में रखते हुए हमने फिर काम करना शुरू किया। वेदर जैसे एनवायरनमेंट में कितना टेम्परेचर है, किस क्रॉप को किस टेम्परेचर पर उगाना चाहिए, किस मौसम में उगाना चाहिए। रबी की क्रॉप है तो रबी में उगाएंगे, या गर्मी की क्रॉप है तो समर में गर्मी में उगाएंगे, और अगर क्रॉप हमारी खरीफ की है तो खरीफ में उगाएंगे। जैसे हमने चावल है, राइस, तो राइस को अगर हम उगाएंगे सर्दी के मौसम में, विंटर सीजन में, तो क्या होगा, राइस नहीं उगेगा, बिकॉज ऑफ पानी कम होता है, और जो है ज़्यादा वो बारिश ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए सबसे पहले राइस को। और उस दूसरी बात, उसे थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए जो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर जब सर्दियों में तो नहीं हो सकता ना, तो जब सर्दियों में ये टेम्परेचर नहीं हो सकता, तो हम चावल को ग्रो करेंगे तो वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। हालांकि उगेगा, लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं होगा जो खरीफ में दे रहा है। तो 20 से वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए फिर हमने अलग अलग वो बांट दिए, जो अलग अलग टाइम बांट दिया कि हमें ये खरीफ की क्रॉप है, ये रबी की क्रॉप है, ये खरीफ रबी एंड जायद। तो 3 अलग अलग मौसम में बांट दिया हमने इसे, खरीफ में, रबी में, जायद में। कुछ क्रॉपें हम खरीफ में लेने लगे, कुछ रबी में लेने लगे, कुछ जायद में लेने लगे। इसी के साथ हमने फिर आगे और बढ़े। प्रोडक्शन फ्रॉम पेस्ट, अगली हमारा जो हेडिंग था, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट, देन वेदरिंग, देन प्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट। तो प्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट, तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? बहुत सारे डिजीज़ हैं, कीड़े हैं जो हमारे क्रॉप में लगते हैं, तो इनसे प्रोडक्शन के लिए हमने फिर आगे और बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई प्रोडक्शन के लिए, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे हमारी क्रॉप जो लॉस है, जो क्रॉप का लॉस हो रहा है, जो प्रोडक्शन कम हो रहा है, जो ग्रोथ कम हो रही है, उसको जो है मेंटेन करने के लिए हमने प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लांट ये। और प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? डिजीज रेजिस्टेंस लेंगे, डिजीज से रेजिस्टेंस वेराइटीज उगाएंगे, और कई केमिकल्स यूज़ करने लगे, हर्बिसाइड्स यूज़ करने लगे, बीड्स के लिए हर्बिसाइड यूज़ करने लगे, और हर्बिसाइड के साथ साथ इंसेक्टिसाइड्स बहुत सारे हैं जो हम यूज़ करने लगे। इनके बढ़ते बढ़ते हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा जो है प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था, और जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही थी, तो पॉपुलेशन के साथ उनको फूड प्रोवाइड कराना ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो सभी को खाना मिल सके, इसलिए हमने प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया। देन हमें लगा अब आगे बढ़ते बढ़ते हम प्रोडक्शन भी कर लिया, देन अब आगे बढ़े। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बढ़ने प्रोडक्शन के बाद, जैसे हमने टिलेज क्या है? जब हमें लगा कि अभी दूसरा हमारा टॉपिक था टिलेज। तो टिलेज में क्या हमने किया कि जब हमने प्रोडक्शन करने के बाद हमें कुछ ऐसी क्रियाएं जो हमारे फील्ड को मैनेज कर सकें, अब जाके प्रोडक्शन हमारा बढ़ सके। प्रोडक्शन ही हमारा मेन फैक्टर होता है। तो टिलेज हमने करना शुरू किया, क्योंकि टिलेज से क्या होता है, सॉइल की जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है, सॉइल में कुछ ऐसी सॉइल खुल जाती है, जिससे क्या होता है, सॉइल में जो है
ईल्ड हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर टिलेज इम्प्लीमेंट्स, हमने नए नए टिलेज इम्प्लीमेंट्स बनाए। टिलेज इम्प्लीमेंट्स बनाए तो टिलेज हमने और अच्छा हमने कर लिया टिलेज इम्प्लीमेंट्स करके। फिर हमारा एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रेंट, जब सारा कुछ हो गया फिर हमें लगा कि अब हमारे समझ में आया कि न्यूट्रिएंट्स भी कोई चीज़ होती है। प्लांट्स क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स से ही उनके ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है उनका। देन हमने एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट स्टार्ट किया, एप्लीकेशन न्यूट्रिएंट्स को डालना शुरू कर दिया उसमें सॉइल में, तो इससे क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन और बढ़ गया। तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ते, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ कई न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मेजर में दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो हमने एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट स्टार्ट किया। देन केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करने शुरू कर दिए, केमिकल और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ऑर्गेनिक मैन्योर हमने स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक मैन्योर डाले, केमिकल फर्टिलाइजर डाले, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। और पेस्टिसाइड का यूज करते गए और फिर हमने सभी लास्ट में आके हमने सस्टेनेबल एक डेवलप किया कि हमें जब हमारा पेस्टिसाइड और ये सब डालने से हार्मफुल हो गया तो हमने फिर एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप किया, जिसमें हमने सभी को कंबाइन किया, पेस्टिसाइड भी यूज़ किया, फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया, प्रोडक्शन भी, टिलेज भी, और रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट यानी कि वीडिंग भी किया। बाकी सारे चीज़ों को हमने मिलाकर इंटीग्रेटेड करना शुरू किया। तो ये सब इस सब के साथ हमने जो है अपना एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इस तरह किया। और इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।